हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे चैप्टर थर्ड के हम लोग सेकेंड क्लास में हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर थर्ड के फर्स्ट क्लास में क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन का टेक्निक देखा था ना, कि कैसे क्वाड्रेटिक फंक्शन का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो मिनिमम मिलता है, नेगेटिव होता है तो मैक्सिमम मिलता है। विदाउट डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन वी कैन फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम इन द केस ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। और उसके ऊपर बेस्ड एक काफी अच्छा मोनोप्ली का एक एग्जाम्पल देखा था हम लोगों ने। उसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट्स भी हमने देखे थे। कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, फिर मोनोप्ली क्या होता है, कॉम्पिटिटिव क्या होता है। काफी सारे एस्पेक्ट्स देखे थे कि मोनोप्ली में कब शटडाउन पॉइंट आएगा, कब कॉम्पिटिटिव में शटडाउन पॉइंट आएगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन, इक्विलिब्रियम वगैरह, हर चीज छोटे छोटे लेवल पे देखा था। खैर, उन सभी को एक कोकोआ वाला जो मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया था उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले कुछ टॉपिक्स रहते हैं चैप्टर थर्ड में, पहले उनको छोटे छोटे टेक्निक्स है। एमएमई ना कलेक्शन है टेक्निक्स का, मैथमेटिक्स के उन छोटे छोटे टेक्निक्स का जिनका यूज हम लोग करेंगे इकोनॉमिक्स के डेरिवेशन में। यानी हम इक्वेशन सॉल्व करते वक्त लगाना होगा ये सब टेक्निक, या फिर ग्राफ को समझते वक्त लगाना होगा कि ग्राफ का नेचर क्या क्या कहता है, क्या हो रहा है। तो दो चीजें हमें सीखनी है, एक तो एल्जेब्रिक मेथड और एक ग्राफिकल मेथड। दोनों को समझने का तरीका डेवलप करना है। तो आज जो बच्चे हम लोग कर रहे हैं ये एल्जेब्रिक मेथड है चैप्टर थर्ड में। चैप्टर थर्ड में ज्यादा ग्राफिकल नहीं है। तो देखो, क्यूबिक फंक्शन, थर्ड टॉपिक इज क्यूबिक फंक्शन। ये क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करेंगे आज ही के क्लास में थोड़ी देर बाद। पहले कुछ टॉपिक हम लोग सीख लें। क्यूबिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन बच्चे सबको पता है। रूट्स ऑफ अ फंक्शन ना, क्यूबिक फंक्शन सबको पता है। अगर मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की है, क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात की है, तो ये आपने 11th-12th में भी पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक फंक्शन में कि रूट्स के नेचर क्या क्या हो सकते हैं। हो सकता है कि रूट आपका ऐसे हो, मतलब ग्राफ अगर ऐसे जा रहा है, that means there is one case where graph may cut x-axis at 2 points। और रूट्स या फिर जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल वैसे पॉइंट्स होते हैं जो कि x एक्सिस पे मिलते हैं। तो यहां पर 2 रूट्स होंगे। यहां पर देखना बच्चे, सिंगल रूट, एक ही रूट है, वही रिपीटेड रूट है। दिस इज सिंगल रिपीटेड रूट। कभी कभी ऐसा होगा ये ऊपर से ही निकल जाएगा, तो नो रूट। क्वाड्रेटिक में तो क्लियर है। अब ये 2 रूट्स है, दोनों ही पॉजिटिव है। अगर ऐसे आ गया तो एक नेगेटिव रूट है, एक पॉजिटिव रूट है। ठीक है, ये सब तो खैर आप लोग पहचान सकते हो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो आसान है, लेकिन क्यूबिक इक्वेशन में, क्यूबिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है बताना मुझे। px is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d plus c नहीं plus cx, क्योंकि ये क्यूबिक से स्टार्ट होगा जनरल पॉलिनोमियल में, और सारे उससे एक एक कम करके कोफिशिएंट्स आएंगे और कहां तक आएंगे, d तक आएंगे, यानी कांस्टेंट तक आएंगे। तो 4 टर्म हो गए, इसमें दिख रहे होंगे आपको। अब ध्यान देना, क्यूबिक फंक्शन है तो इट मे हैव मैक्सिमम 3 रूट्स। इट मे हैव मैक्सिमम 3 रूट्स। तो इसमें कभी कभी हो सकता है लाइक दिस वे, ऐसे। तो देखना कितने रूट मिल रहा है, 1 2 3, ऐसे क्यूबिक फंक्शन हो सकता है। अब आपके दिमाग में, मुझे पता है जो बात आ रही है, आप लोगों ने पढ़ रखा है ना चैप्टर 2 में एक्स क्यूब का ग्राफ, वो क्यूबिक फंक्शन जरूर आ रहा होगा आपके दिमाग में कि मैम उसमें तो ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को तो एक ही पॉइंट पे कट करता है, 3 रूट तो नहीं आ रहे हैं। कोई बात नहीं बच्चे, या तो 3 रूट होगा या सिंगल रूट होगा, 2 रूट नहीं होगा, 2 रूट नहीं होगा, 3 रूट या फिर सिंगल रूट होगा। अगर 2 रूट है तो इसका मतलब है कि वो ना रिपीटेड है, मतलब एक तो है ही
और दूसरा वाला जो ना वो 2 बार आ रहा है। कभी कभी ऐसा नहीं होता, x-1 इंटू x+2 का होल स्क्वायर, कुछ ऐसे, तो ये 2 बार आ जाता है। x प्लस और यहाँ माइनस कर दो, तो ये 2 ना 2 बार आ रहा है। यहाँ पर जो है x क्यूब है यानी x-0 का क्यूब है, तो यही रूट 3 बार आ रहा है। यहाँ पर कुछ और होगा, x-a, x-b, x-c। ऐसा कभी नहीं होगा कि रूट आपको नहीं मिले, क्यूबिक फंक्शन का तो रूट मिलेगा ही मिलेगा बच्चे। अभी थोड़ी देर में और क्लियर हो जाएगा जब हम लोग इंटीजर रूट थ्योरम पढ़ेंगे। तब इंटीजर रूट थ्योरम पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल के साथ क्या होता है और इवन के साथ क्या होता है। क्यूबिक का समझ में आ रहा है सभी को, रूट्स के जो कंडीशंस हैं? अब ध्यान, यस क्वाड्रेटिक के केस में हमने नो रूट केस किया, उसमें कोई रियल वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करेगी ना, जो उसमें हाँ 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 हाँ, इमेजिनरी रूट्स होंगे। वो चीज ना, इमेजिनरी रूट्स जो है, ये वर्ड हम लोग इंटीजर रूट थ्योरम में बस अभी 1 ही मिनट बाद बताने वाले हैं, ठीक है? फिर वापस इसी ग्राफ पे आकर के समझाएंगे। अभी आप बस 2 मिनट वेट कर लो। इमेजिनरी रूट्स अभी मैंने ये वर्ड यूज नहीं किया, अभी करने वाले हैं। अब ध्यान से देखो, जनरल इक्वेशन, जनरल पॉलिनोमियल, जनरल पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री, जनरल पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री। देखो जनरल पॉलिनोमियल को लिखते हैं हम लोग px इज इक्वल टू an x टू द पावर n प्लस a n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 a n माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 2 लास्ट में a1x प्लस a0। ये लिखने का तरीका होता है, क्योंकि जब ये nth डिग्री का पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल जनरल पॉलिनोमियल है, ये इक्वेशन अभी मैंने नहीं कहा है, इसको मैंने पॉलिनोमियल नाम दिया है। तो इसमें ना जितने पावर होंगे उतने ही कोफिशिएंट्स भी होंगे। इन सबको क्या कहते हैं? कोफिशिएंट्स। वेयर an माइनस 1, an माइनस 2, a0 are called coefficients। अब बच्चे सबसे ज्यादा जरूरी, इससे तो क्वेश्चन रहना ही रहना है आपके एग्जाम में, इंटीजर रूट थ्योरम। लेकिन कभी भी लिखा हुआ नहीं आता कि अप्लाई इंटीजर रूट थ्योरम। मैंने आपको बार बार कहा है, एमएमई में कई सारे थ्योरम्स पढ़ने होंगे। चैप्टर 7 तो पूरा थ्योरम का ही चैप्टर है, वहां तो 4-5 थ्योरम आपको पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। लेकिन चैप्टर 3 में ये इंटीजर रूट थ्योरम जो है और एक चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है, इन दोनों थ्योरम को हमें पढ़ना है, लेकिन इनको अप्लाई करना सीखना है। इनका प्रूफ वगैरह हमें नहीं करना, इनको कैसे अप्लाई करेंगे। इंटीजर रूट थ्योरम कहता है कि इफ, ध्यान से सुनना, इफ पॉलिनोमियल इक्वेशन अगर हम लोग कर दें an, या इसको भी इफ हटा दो, an x n, an माइनस 1 x n माइनस 1 से लेकर के a1x प्लस a0 इज इक्वल टू 0। अब पता है जा करके ये क्या बना है? पॉलिनोमियल इक्वेशन बना है। पहले ये एक्सप्रेशन था। इक्वेशन ना एक इज इक्वल टू के बाद ही बनता है, तो थोड़ा थोड़ा बेसिक सा डिफरेंस है टर्मिनोलॉजी में, ही आपको सीखना है, क्योंकि अब आप कॉलेज में आ चुके हो। जब आप ग्रेजुएशन करोगे ना तो लोग आपको बहुत ज्यादा इज्जत की नजरों से देखेंगे कि ये बंदा बहुत पढ़ा लिखा है, ठीक है? तो इसलिए अब आपको छोटी छोटी बातों पे क्या क्या अंतर है इन चीजों को समझना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन हो गया। इंटीजर रूट थ्योरम कहता है कि आप ना, if all coefficients are integers, if all coefficients an minus 1 a0 are, a0 तक मतलब जो कांस्टेंट है वहां तक, are integers, then by integer root theorem, then it may have integral roots, it may have integral roots। और पता है इंटीग्रल रूट्स किसके होंगे? and are factors of
लास्ट कांस्टेंट टर्म, फैक्टर्स ऑफ लास्ट कांस्टेंट टर्म ए नॉट। लास्ट कांस्टेंट टर्म ए नॉट के जो भी फैक्टर्स होंगे वही पॉसिबल इंटीग्रल रूट्स हो सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या, दो क्वेश्चन कराएंगे ना बच्चे, तो आपको थोड़ा सा इरेशनल रूट्स का भी आ जाएगा। वैसे नोट में हम आपको लिखवा दें या पहले क्वेश्चन ही करा देते हैं, क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है, फिर उसके ऐसे नोट्स लिखवाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल देखो, माइनस एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 6। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो ध्यान से सुनो। मैंने क्या किया, माइनस एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ऑल कोफिशिएंट्स देखो ना, कोफिशिएंट्स को -1 है, 4 है, -1 है, -6 है, तो लिखेंगे ऑल कोफिशिएंट्स आर integers, all coefficients are integers, so by integer root theorem integral roots are factors of किसका, कोई मुझे बता सकते हो किसके factors होंगे? यस, ए नॉट का, यानी ए नॉट इज -6, तो -6 के फैक्टर्स होंगे। और -6 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? दैट इज रूट्स में बी +-1, दोनों को चेक करेंगे, +-2 +-3, 3 के बाद सीधा +-6 चले जाएंगे। ये आप बचपन में भी लगाते होगे, हिट एंड ट्रायल मेथड याद होगा आपको, कि अगर क्यूबिक इक्वेशन आ जाती थी तो हम कैसे सॉल्व करते थे कि एक रूट निकालते थे, हिट एंड ट्रायल मतलब तुक्केबाजी करके एक रूट निकाल दिया, फिर उसी के x माइनस अल्फा से डिवाइड कर दिया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, फिर उसको सॉल्व कर दिया। ऐसे करते थे, रूट निकालते थे। तो वो जो एक रूट हम लोग प्रेडिक्ट करते थे या पता लगाते थे, वहां पर हम लोग एक्चुअली में इंटीजर रूट थ्योरम ही लगाते हैं। लेकिन वहां इतना हम लोगों को पता नहीं था कि लास्ट कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स को ही पुट करके चेक करना चाहिए। अब अगर हम लोग बिल्कुल जूनियर क्लास जैसा करते तो +-1 +-2 +-3 और 4 पे भी चेक करते, 5 पे भी चेक करते, वो तो यूजलेस है, करने की जरूरत ही नहीं है। तो सीधा हम लोग +-6 पे बढ़ जाएंगे। चेक करें बच्चे, जरा देखना, f(1) और रूट का मतलब है कि जब आप इसके अंदर डालोगे तो वैल्यू आनी चाहिए 0। f(1) जरा डालना बच्चे, देखो तो, -1 का क्यूब +4 × 1 का स्क्वायर -1 -6, तो 4 और -8, ये तो -4 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0, यानी वो +1 रूट नहीं हुआ। अब f(-1) -1 डालेंगे तो -(-1) +4 × -1 का स्क्वायर +1 -(-1) -6, कितना हो गया ये? 4 + 1 + 5, अरे ये तो हो रहा है 0, हो रहा है ना, चलो एक रूट तो मिल गया। अब f(2) चेक करेंगे, -2 का क्यूब +4 × 2 का स्क्वायर -2 -6, ये देखना, 2 2 4 2 8 -8, 2 2 4 4 16 +16 और -8, ये भी हो रहा है 0। इधर का -8 इधर का -8 मिलाकर के -16 और ये +16, तो एक और रूट मिल गया। अब f(-2) चेक करेंगे, तो -(-2) का क्यूब यानी -+8 हो गया, 4 × -2 का स्क्वायर यानी +16 हो गया, -(-2) यानी +2 हो गए। तो काफी सारी चीजें प्लस में ही आ रही हैं, ये तो कभी 0 होगा ही नहीं। अब हम लोग पता है किस पे सीधा शिफ्ट कर जाएंगे, f(3) पे शिफ्ट कर जाएंगे, तो -3 का क्यूब +4 × 3 का स्क्वायर -3 -6, कितना हो रहा है? 3 3 9 3 27 प्लस 3 3 9 4 36 -9, ये भी हो रहा है 0। 3 रूट मिल गया। अब आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये था कैसा फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन। तो आगे हम क्यों चेक करें, अगर हमें 3 रूट मिल ही गया है, कौन कौन सा रूट मिला है?
-1, -2 और +3, सॉरी -2 नहीं, सॉरी +2 मिला है, यही 3 रूट मिले हैं ना, तो लिख देंगे सो -1, 2 and 3 are the possible integral roots, are the possible integral roots। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ इंटीजर रूट थ्योरम। तो एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, ये आपको ट्राई करना है, अभी बस इतना ही काम करना जितना मैंने इस एग्जाम्पल में किया है। आपको भी इसमें इंटीग्रल रूट थ्योरम अप्लाई करके जितने भी इंटीग्रल रूट्स निकलते हैं सबको ढूंढ करके बताओ कि आपके पास कितने आए हैं। उसके बाद से जब इस इक्वेशन को हम अपने तरीके से स्टडी करेंगे तो काफी सारी बातें बताएंगे कि रैशनल रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर, कंजुगेट रूट्स जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो भी हमेशा पेयर में होते हैं, ये कुछ बातें मुझे बतानी है। तो पहले आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो। नाउ सी, सभी बच्चों ने ट्राई कर लिया, अब आप बच्चे मैच करो तो मेरे से कि क्या कर रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे? सिंस ईच कोफिशिएंट इज एन इंटीजर, since each coefficient is an integer, जैसे 1, -2, 1, -2, so we can apply integer root theorem. So we can apply integer root theorem. Hence, integral roots may be factor of, hence integral roots may be factors of -2, that is +-1 and +-2। तो चलो चेक करते हैं, एक बार f(1) डाल करके चेक करेंगे। तो 1 क्यूब -2 इंटू 1 का स्क्वायर +1 -2, देखो तो जरा 1 और 1 2 नहीं होगा ना, 0, 2 और -4 -2 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0। फिर f ऑफ -1 निकालेंगे तो -1 का क्यूब -1 +2 -1 -2, 2 2 कैंसिल, फिर भी -2 आ रहा है, नहीं आ रहा 0। नेक्स्ट है f ऑफ 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 -2 2 जा 4 2 जा 8 +2 -2, ये आ रहा है 0। चलो बढ़िया बात है, एक रूट तो मिल गया। f ऑफ -2 डालेंगे तो -8, 2 2 जा 4 -8 -2 ये तो कभी भी 0 नहीं होगा। तो बच्चे बस एक ही रूट मिला है, वो है 2। तो हम लास्ट में पता है क्या लिखेंगे? हेयर x इज इक्वल टू 2 is the only integral root, is the only integral root। तो बाकी दो रूट के बारे में क्या है तो क्यूबिक फंक्शन, तो 3 रूट तो होंगे ही होंगे। तो बाकी के 2 रूट जो हैं वो क्या हो जाएंगे? अदर 2 रूट्स में बी नॉन इंटीग्रल, अदर रूट्स में बी नॉन इंटीग्रल। कभी जैसे 0.1, हाफ, 3/4 ऐसी भी तो x की वैल्यूज आती है ना। कभी कभी आपका फैक्टर नहीं आता था, याद करो तो जरा, 3x - 2 इंटू 2x + 5 इज इक्वल टू 0। तो आप निकालते थे तो x इज इक्वल टू 2/3 और x इज इक्वल टू -5/2। तो ऐसे रूट्स को आप इंटीजर रूट थ्योरम से डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, ये उतना कैपेबल नहीं होता है। मतलब ये रैशनल रूट्स को नहीं बता पाएगा, ये सिर्फ इंटीग्रल रूट्स के लिए ही होता है। तो बाकी के रूट्स कुछ भी हो सकते हैं, हमें कोई आइडिया नहीं है। फिर भी अगर ये बोले कि बाकी का रूट्स भी निकालना है तो वो भी निकालने का टेक्निक है हमारे पास। नाउ सी, तो देखना बच्चे, अब बाकी का अगर 2 रूट निकालने की जिद पकड़ ही ले क्वेश्चन में कि फाइंड द अदर 2 रूट्स ऑल्सो, तब हम क्या करेंगे कि x - 2 तो एक रूट है। तो अब जो आप बचपन में करते थे ना डिवाइड वाला, वही करेंगे। x - 2 से डिवाइड कर दो। एक्सप्रेशन क्या है? x³ -2x² + x - 2। जरा करके देखो तो पॉलिनोमियल डिवीजन।
सबको आता है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक्स क्यूब। अब याद आ रहा होगा ना, अरे यार मुझे तो पॉलिनोमियल डिवीजन नहीं आता था। कई बच्चे ऐसे होते हैं, मैम मैंने तो ये छोड़ रखा था, मुझे तो समझ में नहीं आता था। तो ध्यान दो, यहाँ पर x की पावर 1 है और ग्रेटेस्ट पावर 3 है। अगर मुझे 1 से 3 पावर पे जाना है, अगर मुझे 1 से 3 पावर पे जाना है तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो खाली इसी x से थोड़ी होगा, इससे भी होगा, -2x²। नाउ वी आर सबट्रैक्टिंग, तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, वाह। अब बच गया x-2, ठीक है। तो +1 आ गया, x-2, वाह, कैंसिल हो गया। यानी हम लिख सकते हैं x³ -2x² प्लस x-2 को x-2 इंटू x² प्लस 1। आप खुद ही देखो ना, एक तो x की वैल्यू 2 आ गई, और जब x² इज इक्वल टू आप -1 करोगे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा नहीं आ जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। अब आयोटा बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, यानी अगर एक रूट 0 प्लस आयोटा है तो दूसरा रूट हो जाएगा 0 माइनस आयोटा। तो कॉम्प्लेक्स रूट ऑलवेज अकर इन पेयर, यहीं से आपको याद रखना है। ये ऐसा कोइंसिडेंस नहीं है, ये हमेशा ही होता है बच्चे, क्योंकि आपने ये वाला भी तो पढ़ा हुआ है, यहां से भी आप याद कर सकते हो। bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 पढ़ा होगा 9th-10th में। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac अपॉन 2a। तो अगर ये चीज नेगेटिव आ रही है तो रूट लगा हुआ है, तो एक बार पॉजिटिव भी होगा और एक बार नेगेटिव भी होगा, तो ये हमेशा ही पेयर में आएगा। तो कॉन्जुगेट रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर। कॉन्जुगेट रूट हमेशा ही पेयर में होगा, इतना ही नहीं, मतलब पेयर का मतलब आप लिख लो कि अगर एक a प्लस आयोटा b है तो दूसरा हो जाएगा a माइनस आयोटा b। नाउ सी नोट 2, रैशनल रूट्स या irrational रूट्स ऑल्सो अकर इन पेयर। irrational रूट्स ऑल्सो अकर इन पेयर। आप खुद ही देखो ना, जैसे अगर कभी आ गया a प्लस रूट बी, तो प्लस और माइनस दोनों है, तो a माइनस रूट बी भी आना ही आना है, कोई अकेला नहीं होगा। तो कभी जब एक इमेजिनरी आ जाता है तो दूसरा भी इमेजिनरी हम लिख देते हैं कि ये भी होगा ही होगा। क्लियर बच्चे? तो ये दोनों नोट आ गया समझ में आपको? मैम ये हमने पिछले में जब पिछले क्वेश्चन में जब हमने पॉसिबल इंटीग्रल रूट निकाल दिया था, फिर ये स्टेप क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां क्यूबिक इक्वेशन थी, ध्यान से देखो आप, और तीनों रूट आ गए थे, तो अब हम क्या ढूंढते? फिर अब कुछ ढूंढने को बचा है क्या? तीन ही रूट तो होंगे, उसके तीनों रूट आ चुके हैं। आई बात समझ में? यहां भी क्यूबिक फंक्शन है, लेकिन रूट इंटीजर रूट थ्योरम लगा करके सिर्फ एक ही आया था, बस x इज इक्वल टू 2। बाकी दो रूट गायब थे, इसलिए हम लोगों ने डिवीजन करके, पॉलिनोमियल डिवीजन करके निकाला। ठीक है? हेलो मैम? यस मैम। ठीक है। यस, कोई और भी कुछ पूछ रहा था शायद? मैम एक बार रिपीट कर दो, आपने क्या बताया, सुना नहीं। अच्छा ठीक है, ध्यान से सुनो। जब क्यूबिक इक्वेशन होगा, क्योंकि इसमें क्यूबिक से ज्यादा तो होगा नहीं चैप्टर 3 के लॉजिक पे, अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो हम क्या करेंगे कि देखेंगे सबका कोफिशिएंट इंटीजर है या नहीं है। अगर सबके कोफिशिएंट्स इंटीजर हैं तो आप लास्ट कांस्टेंट टर्म को ले लोगे, उसके फैक्टर्स लिख दोगे और एक एक करके सारे फैक्टर्स को fx में डाल करके चेक करोगे कि किस पे 0 आ रहा है। जिस पे 0 आ रहा है वो रूट मिल जाएगा। अगर एक ही पे 0 आया और दो गायब हैं, कभी ऐसा नहीं होगा कि दो पे आएगा और एक गायब होगा,
ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक गायब वाला तो बना ही नहीं सकता ना इमेजिनरी रूट्स, वो तो पेयर में ही आएगा हमेशा। तो जब भी गायब होगा तो इवन नंबर में ही गायब होगा, मतलब 2 रूट गायब होंगे या फिर 4 रूट गायब होंगे या फिर 6 रूट गायब होंगे, ऐसे होगा। तो यहाँ पर सिर्फ 2 रूट गायब हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी रूट्स। वो सॉल्व करके पता लगा है। जब सॉल्व किया हम लोगों ने तो ये आया एक्स स्क्वायर प्लस 1, जिसको सॉल्व किया तो एक्स इज इक्वल टू प्लस आयोटा और माइनस आयोटा आया। कभी ऐसे भी रूट्स आ सकते हैं, ए प्लस रूट बी और ए माइनस रूट बी, इनको कहते हैं इरैशनल रूट्स, जिनका रूट हम रिमूव नहीं कर सकते। ये भी हमेशा पेयर में ही होते हैं। अब मुझे ये बताओ कि अगर यस मैम इसका रीजन क्या है कि पेयर में ही आएंगे, मतलब सिर्फ कैलकुलेशन करते तो ऑब्जर्व करते हैं या फिर कोई रीजन? ये रीजन है। आप देखो ना, जैसे कभी एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो, x इज इक्वल टू आ रहा है 3 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 25/2। तो ये देखो 3 प्लस माइनस और यहाँ पर आ जाएगा 5 आयोटा बाई 2। तो एक अगर 3/2 प्लस 5 आयोटा बाई 2 आ रहा है, तो दूसरा क्या आ रहा है 3/2 माइनस 5 आयोटा बाई 2। तो ये डिस्क्रिमिनांट की वजह से होता है ना, क्योंकि रूट के अंदर में होता है और हम प्लस माइनस दोनों लेते हैं, इसलिए ये हमेशा पेयर में आता है। ठीक है बच्चे? ओके। और यही एक्सप्लेनेशन इरैशनल रूट्स के लिए भी है। अगर मान लो रूट 19 होता -25 की जगह, तो रूट 19 तो रह ही जाता, उसको तो सॉल्व नहीं कर पाते। तो एक बार प्लस रूट 19 वाला आता, एक बार माइनस रूट 19 वाला आता। क्लियर बच्चे? कि जब हमारे पास सिर्फ इंटीजर रूट्स सिर्फ एक ही रूट निकली, तो हमने ये कहा कि बाकी के दोनों रूट्स जो है इमेजिनरी है। नहीं, ये नहीं कहा मैंने, ये नहीं कहा। नॉन इंटीग्रल रूट्स का है, नॉन इंटीग्रल का, इमेजिनरी नहीं का है। ठीक है, नॉन इंटीग्रल बोलेंगे क्योंकि अभी इमेजिनरी है या नहीं है ये कैसे पता लगेगा, वो इरैशनल भी तो हो सकता है। ठीक है, इसलिए नहीं बोलेंगे, नॉन इमेजिनरी नहीं बोलते। वो तो करने पे आया तो बाकी इमेजिनरी है वो पता लग गया हमें। ठीक है, तो जब भी नहीं, वो कैसे कह सकते हैं, नहीं कह सकते ना, क्योंकि बाकी का जो है 2 रूट आप डिवाइड करके देखो ना, डिवाइड करके देखो। अगर यहां पर आ जाता, कैसे पता लगेगा कि मैम ये रिपीटेड है? अगर ये आ जाता x-2 का होल स्क्वायर, तो एक तो यहां है ही और ये होल स्क्वायर, तब हम कहते बच्चे कि ये रिपीटेड है, यही रूट है, 2-3 टाइम्स रिपीटेड है। ठीक है, रिपीटेड रूट्स का कैसे पता लगेगा? अगर आप पॉलिनोमियल डिवीजन कर रहे हो, एक रूट आ चुका है और क्वोशंट में उसी का होल स्क्वायर का फॉर्म आ जाए, तब हम कहेंगे कि ये रिपीटेड रूट का केस है। और किसी को कुछ पूछना है बच्चे? नाउ सी, अगर इवन डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये नोट 3 आप सोच करके बताना, इफ इवन डिग्री पॉलिनोमियल है तो क्या इसके पास रियल रूट्स होगा? रियल रूट्स मतलब नॉट इमेजिनरी, रियल रूट्स का मतलब है नॉट इमेजिनरी। नाउ सी बच्चे, अगर इवन डिग्री पॉलिनोमियल है तब क्या होगा? तो मे हैव मैंने लिखा है, एब्सोल्युटली नहीं लिखा है, मे हैव नो रियल रूट्स। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखो ना, अगर 10 डिग्री का पॉलिनोमियल है x⁻10 a10 प्लस सो ऑन, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पूरे के पूरे 5 पेयर जो है वो इमेजिनरी रूट्स ही आ जाए। 5 पेयर क्या आ जाए? इमेजिनरी रूट्स ही आ जाए। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? तब तो एक भी रियल रूट नहीं मिलेगा, देन नो रियल रूट। लेकिन अगर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, नोट 4, इफ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, तो बच्चे उसके पास कम से कम एक तो रियल रूट जरूर होगा। इफ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, देन इट हैज एट लीस्ट 1 रियल रूट, एट लीस्ट 1 रियल रूट। अब एटलीस्ट का मतलब क्या है? मान लो अगर x⁻11 प्लस समथिंग इज इक्वल टू 0 है, यानी इसकी डिग्री 11 है। मैक्सिमम नंबर ऑफ अगर इमेजिनरी रूट्स आप बना भी लेते हो
तो कितने बना सकते हो? 10 का 10 पूरे पेयर में खत्म हो जाएगा ना। 5 पेयर मतलब 10 रूट्स विल बी इन्वॉल्व्ड इन इमेजिनरी रूट्स। फिर भी एक बचेगा जो कि रियल होगा। तो हो सकता है कि 10 इमेजिनरी हो जाए, और एक मिनट ऐसे बना देते हैं, इमेजिनरी कितने होंगे और रियल कितने होंगे। पॉसिबिलिटीज 10 इमेजिनरी 1 रियल, या फिर क्या हो सकता है 8 इमेजिनरी, क्योंकि इमेजिनरी हमेशा पेयर में होता है इसलिए हम लोग इवन नंबर ही ले रहे हैं। अगर 4 पेयर हो गए तो बच गया 3 रियल नंबर, 6 हो गया तो बच गया 5 रियल रूट्स, 4 तो फिर कितना हो गया, 4 के बाद कितना बचेगा रियल रूट्स? कितना टाइम लगता है बच्चे? 7। यस। 4 के बाद 2, तो 2 के बाद कितना बचेगा? 9। और अगर एक भी इमेजिनरी नहीं है तब तो पूरा का पूरा मजा ही आ जाएगा, 11 रियल रूट्स ही हो जाएंगे। तो दीज केसेस में अकर, रूट के एग्जिस्टेंस के बारे में समझ में आई बात। तो अब आज के बाद से आपको हमेशा याद रहेगा कि अगर ऑड डिग्री टर्म है तो कम से कम एक रियल रूट जरूर होगा। ठीक है, क्लियर बच्चे इंटीजर रूट थ्योरम और रूट से रिलेटेड बातें। तो अब हम लोग आते हैं रिमाइंडर थ्योरम पे। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम ना आपने पढ़ा भी होगा बचपन में, हो सकता है अगर आप आईसीएसई से या किसी और बोर्ड से पढ़े होंगे। मुझे सीबीएसई का पता नहीं है कि रिमाइंडर थ्योरम उनको पढ़ाया जाता है कि नहीं, लेकिन आईसीएसई में तो पढ़ाया जाता है रिमाइंडर थ्योरम। है कोई यहाँ पर आईसीएसई बोर्ड से? नहीं है शायद। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको, उसी से क्लियर हो जाएगा। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू -2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6 प्रूव दैट द पॉलिनोमियल। ओके, अब आपको करना है, आप इसमें एक बार ना x हैज 0 एट x इज इक्वल टू 3, हमें प्रूव करना है कि इसके पास 0 है एट x इज इक्वल टू 3 एंड फाइंड रिमाइंडर। फाइंड रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड विथ x minus 2। नाउ सी, ध्यान से देखो, 0 है तो इसके लिए क्या करना है। अभी हम रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट लिखवाएंगे, पहले समझो। ये जो है x इज इक्वल टू 3 को 0 दिखलाना है, तो हम x माइनस 3 से ना इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके देखो तो पॉलिनोमियल को 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6। अब देखो जरा, यहां क्या आ जाएगा, मेरे साथ साथ बोलो, 2x स्क्वायर, या तो यह आ जाएगा -2x क्यूब, और क्या आ जाएगा प्लस 6x स्क्वायर। देखो बच्चे, क्लास में ना थोड़ा आप लोग भी अपना ध्यान खोल करके देखोगे, क्योंकि हम लोग भी टीचर ही हैं, कोई रोबोट तो है नहीं, कोई कंप्यूटर तो है नहीं कि पूरा सही सही कैलकुलेशन करे। कभी कभी स्लिप ऑफ माइंड से प्लस की जगह माइनस, कभी कुछ छोटे मोटे क्लरिकल एरर होते रहते हैं, तो वो आपको चेक करना है। ठीक है, आप लोग को पढ़ने के साथ साथ चेक भी करना होता है, मतलब मन ही मन आप लोग भी करते रहो, और जहां गलती आपको मिलती है तुरंत टोकोगे। ये नहीं कि मैम को करने देते हैं लास्ट में बताएंगे, तो फिर टाइम वेस्ट हो जाता है, उसी टाइम आप लोग टोकोगे। यहाँ ध्यान दो। तो मैंने बच्चों का एक नया नाम रखा है, जैसे मोबाइल में नहीं होता ऑटो करेक्ट, तो आप लोग सभी कोई मेरे लिए ऑटो करेक्ट हो। आपके जो सीनियर्स है वो तो फटाफट तुरंत करेक्ट कर देते हैं। यहाँ देखो, तो ये हो गया x माइनस 3, तो -2 से किया तो -2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, तो इधर कर देंगे प्लस, इधर कर देंगे माइनस, तो ये कैंसिल। 2 माइनस 6 इज -4x स्क्वायर प्लस 10x। अब यहां पर -4x आएगा बच्चे, तो ये हो जाएगा -4x स्क्वायर प्लस 4 3 जा 12x, तो प्लस और माइनस ये कैंसिल, -2x प्लस 6। अब -2 से करेंगे तो -2x प्लस 6 आ गया, बहुत बढ़िया, ये तो 0 आ गया, मजा आ गया। फिर
यानी -2x³ प्लस 2x² प्लस 10x प्लस 6 को लिखा जा सकता है x माइनस 3 इंटू -2x² माइनस 4x माइनस 2. So x minus 3 is a factor. अब इतना किए तब जाकर के पता लगा कि x minus 3 is a factor. लेकिन अब चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम ये चाइना में डिस्कवर किया गया था, इसलिए इसका नाम है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम. ये जो है ये बहुत ही शॉर्टकट तरीके से निकाल देगा. इनका कहना है कि सीधा आप क्या निकाल दो, मेरे पास पर्पल कलर, हाँ पर्पल कलर है, सीधा आप f ऑफ 3 निकाल दो. ये जो था ना x माइनस 3, जब आप इसको 0 से इक्वेट करोगे तो x इज इक्वल टू 3 मिलेगा. तो सीधा आप f3 निकालो तो जरा. तो -2 इंटू 3 का क्यूब प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 3 प्लस 6. ये हो जाएगा 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 2 54 3 3 जा 9 2 जा 18 प्लस 30 प्लस 6. देखो तो 0 हो रहा है. यस 18 और 6 24 और 30 54 और माइनस 54 0. तो बस देखो तो इतनी जल्दी पता लग गया कि अगर f3 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, सो x माइनस 3 इज अ फैक्टर. तो क्लियर हुआ. तो नोट 1 जो कि आपको याद रखना है कि इफ एफ ए किसी भी पॉलिनोमियल में अगर a डालने पे 0 आता है, देन x माइनस ए इज अ फैक्टर. और एक तरीके से अगर आप याद करो भी थोड़ी देर पहले जो हमने पढ़ा था इंटीजर रूट थ्योरम, उसमें भी तो यही कर रहे थे ना, f ऑफ 1 डाल करके चेक कर रहे थे, f ऑफ -1 डाल करके चेक कर रहे थे. जिस पे 0 आ जाता था लिख देते थे कि x माइनस डैट इज अ फैक्टर रूट. तो x माइनस ए इज अ फैक्टर. एक और नोट है इसमें, रिमाइंडर के लिए भी नोट है. तो उसके लिए हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, मैंने कहा था ना क्वेश्चन में लिख रखा है दैट वी हैव टू डिवाइड विथ x माइनस 2. तो चलो तो जरा x माइनस 2 से डिवाइड करके देखते हैं fx पे क्या असर पड़ता है. करें डिवाइड. x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं. पॉलिनोमियल क्या था, -2x³ प्लस 2x² प्लस 10x प्लस 6. तो देखो तो जरा -2x², तो यह आ जाएगा -2x³ प्लस 4x² प्लस माइनस ये कैंसिल, -2x² प्लस 10x, यहां आ जाएगा -2x. तो -2x² प्लस 4x प्लस माइनस ये कैंसिल, 10 माइनस 4 6x प्लस 6, इधर 6 से करेंगे तो 6x माइनस 12 माइनस और प्लस 12 और 6 हो गया 18. तो ये 18 बच्चे हमारा क्या आया है, रिमाइंडर ही तो आया है. दिस इज व्हाट, रिमाइंडर. इतना मेहनत के बाद रिमाइंडर निकला है. चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम फिर से वही कहता है कि अगर आप x माइनस 2 को 0 से इक्वेट करोगे तो x इज इक्वल टू 2 मिल रहा है. तो आप एक बार f2 निकालो. तो -2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 2 प्लस 6. तो 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा -16 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 20 प्लस 6. क्या आ रहा है ये देखना, -16 तो इधर बच गया 4 6 4 10 8 18. देखो तो कितना आसानी से आ गया, विच इज इक्वल टू रिमाइंडर. तो इसका नोट 2 आ गया बच्चे. नोट 2, इफ एफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, then remainder is given by fa when polynomial
is divided with x minus a। क्लियर बच्चे? तो जब कभी आपको रिमाइंडर निकालना हो तो आप सीधा जिससे डिवाइड करना है तो x माइनस उस वाली चीज से आप क्या करोगे, सबको डिवाइड करके निकालोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो सीधा x माइनस ए इक्वल टू 0 करना, जो a की वैल्यू आएगी उसको पुट कर देना फंक्शन में और सॉल्व होकर के अपने आप रिमाइंडर आ जाएगा। क्लियर बच्चे? यस मैम। सबको आ गया समझ में? मैम पर कभी कभी रिमाइंडर में भी तो मतलब वो एक्स्ट्रा वो आ जाता है तो उसको कैसे मतलब डील करेंगे? तो वही रिमाइंडर हो जाएगा ना, जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल से हम डिवाइड करेंगे तो x बच सकता है, क्यों नहीं बच सकता? कभी कभी रिमाइंडर जो है वो इसमें अपने आप आपका बच जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा वो जो भी हो उसमें कैसे बचेगा? वो अपने आप कहीं ना कहीं से आ जाएगा। तो इसमें अभी आपको टेंशन नहीं लेना, जैसे कोई अगर ऐसा एग्जाम्पल आता है तो हम करके दिखलाएंगे, वो बच ही जाते हैं। ठीक है, आपका ये कहना है कि जैसे क्यूबिक है और अगर लीनियर से डिवाइड कर रहे हैं या स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, बाद में लीनियर टर्म बचता है, तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में तो लीनियर आएगा नहीं, क्योंकि हर एक्स की जगह हम लोग कुछ ना कुछ पुट करेंगे। तो मेरे ख्याल से ऐसा क्वेश्चन भी मैम 3.2 उसका क्वेश्चन है 4 का सी एक रिमाइंडर है वो 28x² माइनस 36x। तो उस एक मिनट, कौन सा बता रहे हो चैप्टर थर्ड में? एक मिनट निकाल रहे हैं। ठीक है, थर्ड का 4th का सी। ठीक है, एक्स क्यूब से डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा तो इसमें कैसे निकालोगे? रिमाइंडर थ्योरम तो डिवाइडेड विथ, तो आप इसको 0 से इक्वेट कर ही नहीं सकते ना, ये तो सिर्फ उनके लिए एप्लीकेबल होगा। जैसे देखो बच्चे, ये एक क्वेश्चन पूछ रही है 4 का सी पार्ट कि हमें ना 3x⁸ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड करना है x³ माइनस 2x प्लस 1 से और रिमाइंडर बचना चाहिए। तो यहाँ पर मैम हम लोग रिमाइंडर थ्योरम नहीं लगा सकते। कैसे लगा सकते हैं? ये क्या लीनियर फैक्टर में ब्रेक हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, तो हम लोग तभी लगा सकते हैं जब लीनियर फैक्टर हो, तभी लगा सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ऐसे क्यूबिक वाले के लिए थोड़ी लगेगा, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम में एक हम लोग सिंगल वैल्यू यहां पर डालते हैं और उसी से रिमाइंडर आता है। यानी कि मैंने लिखा है ना, x माइनस ए से जब डिवाइड कर रहे हैं तभी का रिमाइंडर बताएगा वो, तभी का रिमाइंडर बताएगा वो, अगर x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो किसी और डिग्री के लिए नहीं होगा। दिस इज क्यूबिक, तब हम रिमाइंडर थ्योरम नहीं लगा सकते। रिमाइंडर थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन वी आर डिवाइडिंग विद लीनियर फैक्टर। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब लास्ट टॉपिक है आपका चैप्टर थर्ड का, वो है पावर फंक्शन। पावर फंक्शन, नाउ सी बच्चे, पावर फंक्शन, पावर फंक्शन में हमें एक चीज सीखना है। जैसे y इज इक्वल टू, अगर x⁵ की बात करें और y इज इक्वल टू 5⁵x की बात करें, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो पहला वाला बच्चे एलजेब्रिक फंक्शन है। क्या है ये? एलजेब्रिक फंक्शन। क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि a⁴ में a हम बेस को कहते हैं और b हम एक्सपोनेंट को कहते हैं। तो यहां जो फंक्शन है ना वो बेस पे डिपेंड कर रहा है, तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग एलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इस टाइप के फंक्शन को? एलजेब्रिक फंक्शन। एंड व्हेन y इज डिपेंडिंग अपॉन पावर, व्हेन y इज डिपेंडिंग अपॉन पावर, दैट मीन्स एक्सपोनेंशियल। जैसे जैसे एक्सपोनेंशियल में चेंज आएगा वैसे वैसे अगर फंक्शन में चेंज दिखता है तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
और आपको एक लॉजिक बता दे, जैसे पॉपुलेशन मॉडल होता है, किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन जो होता है, पॉपुलेशन चाहे कितना भी डिजीज फैल गया हो, चाहे कितना भी कोरोना आया, कितने भी लोग मरे, लेकिन क्या आपने सुना कि किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन घट गया है? नहीं। इतने लार्ज स्केल पे पॉपुलेशन बढ़ता है ना कि छोटी मोटी चीजें जो है वो पॉपुलेशन के ग्रोथ नेचर को अफेक्ट नहीं करती। उसका जो नेचर होगा घटने या बढ़ने का, उसको फर्क नहीं पड़ता। जैसे पॉपुलेशन का नॉर्मल ट्रेंड ऑलवेज इंक्रीजिंग है, तो इसके लिए हम लोग एक्सपोनेंशियल मॉडल सजेस्ट करेंगे। पॉपुलेशन हो गया, मनी हो गया, मनी भी हमेशा इंक्रीज ही करता है। बैंक में डाल दोगे तो इंटरेस्ट होगा, मनी की वैल्यू हमेशा टाइम के साथ बढ़ेगी। फेस वैल्यू रियल टर्म्स में चाहे बढ़े या ना बढ़े, मतलब पहले लोग अगर 100 रुपये कमाते थे तो बहुत रिच लाइफ स्टाइल में रहते थे, आज 1 लाख कमाने वाला भी उस लाइफ स्टाइल को अचीव नहीं कर सकता। तो फेस वैल्यू कहाँ 100 से 1 लाख बढ़ गई है, लेकिन रियल टर्म्स में नहीं बढ़ा, दैट इज अनदर थिंग, लेकिन फेस वैल्यू तो बढ़ेगी। नेक्स्ट है मनी आ गया, पॉपुलेशन ऑलवेज इंक्रीजिंग, मनी हो गया। नेचुरल रिसोर्सेज लाइक पेट्रोलियम एंड माइंस वगैरह, तो नेचुरल रिसोर्सेज हमेशा समय के साथ क्या हो रहा है, घटता ही जा रहा है। तो इन सब जगह पे ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही लगता है। तो एक क्वेश्चन जरा देखना आप, एक क्वेश्चन है, इन 1964 A 5-year plan was introduced in तंजानिया। तंजानिया में एक 5 ईयर का प्लान इंट्रोड्यूस किया गया और इनका ऑब्जेक्टिव था टू डबल द रियल पर कैपिटा इनकम। इनका ऑब्जेक्टिव था टू डबल द रियल पर कैपिटा इनकम। रियल पर कैपिटा इनकम को डबल करना ऑब्जेक्टिव था ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर्स, यानी 15 ईयर्स में डबल करना ऑब्जेक्टिव था। और अगर P है तो उसको 2P तक पहुंचाना ऑब्जेक्टिव था। ध्यान से सुनो, अगर P इज द प्रिंसिपल सम ऑफ मनी तो अगले 15 साल में उनको P से बढ़ा करके 2P तक करना है। What is the average annual rate of growth? तो what is annual average rate of growth of real income per capita required to achieve this objective? इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बच्चे क्या हमारा रेट ऑफ ग्रोथ होगा ये पता लगाना है। कितना रेट ऑफ ग्रोथ रखेगा? तंजानिया में जो बैंकिंग सिस्टम लगा था 1964 में, तो चाहते थे कि रियल पर कैपिटा इनकम को 15 साल में डबल कर दे, तो कितना रेट ऑफ ग्रोथ वो अलाउ करेंगे। तो बच्चे आप लोग मुझे बताओ कि सबने क्या कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रखा है? एन्युटी वगैरह ये सब भी होगा ना, 12th में पढ़ा होगा मैथ्स में। अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R टू द पावर N। किस किस ने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ है? किसी ने नहीं पढ़ा हुआ है? ठीक है, तो ध्यान से सुनो, तब हम पूरा अच्छे से बताते हैं। लेट P बी प्रिंसिपल सम ऑफ मनी। प्रिंसिपल सम ऑफ मनी जो हम उधार लेते हैं या फिर जमा कराते हैं ना, जिस मनी के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, दैट इज प्रिंसिपल सम ऑफ मनी। लेट ए बी दी अमाउंट। ये फिर से बच्चे चैप्टर 7 में आएगा, चैप्टर 6 में भी है, 7 में भी है ये टॉपिक, इसलिए ध्यान से देखो, 8 में भी है। लेट ए बी दी अमाउंट। अमाउंट मतलब प्रिंसिपल सम ऑफ मनी प्लस इंटरेस्ट। आप जब बैंक में 100 रुपये छोड़ देते हो, साल भर बाद निकालते हो, तो वो 106 या 107 रुपये बन करके निकलता है ना, क्योंकि 6 to 7% आपको इंटरेस्ट मिल जाता है, या 5%, 105 रुपये बन करके आप उसको निकाल सकते हो। तो इसका मतलब है 105 इज योर अमाउंट एंड व्हाट वाज योर प्रिंसिपल 100 एंड व्हाट इज योर इंटरेस्ट 5। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वो हो जाता है अमाउंट। लेट इट टी बी दी टाइम पीरियड, जितने टाइम पीरियड के लिए उसको रखा गया है। लेट आर बी दी एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ। और हम लोग सब कुछ सालाना के लिए बात कर रहे हैं बच्चे, मतलब 1 साल बाद ही आप मनी निकाल सकते हैं, बीच में निकालोगे तो उस पर इंटरेस्ट नहीं ऐड करके मिलेगा, वैसा सिचुएशन ले रहे हैं। तो लेट आर बी एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो एक फॉर्मूला होता है
कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है कि आपने जो सम ऑफ मनी रखा था, जैसे 5% अगर इंटरेस्ट है तो 100 का पहले साल बाद 105 हो जाएगा, फिर 105 का पता है इस पे लगेगा 5%, यानी इसको कहा जाता है इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट। सिंपल में क्या होता है कि 100 पे ही इंटरेस्ट हर साल लगता जाएगा, उतना ही ऐड होता जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट में ना इंटरेस्ट कम निकलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में फायदा होता है कि जो फाइनली आ रहा है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, पूरे पे इंटरेस्ट लगेगा। तो एक तरीके से इंटरेस्ट वाले पार्ट पे भी इंटरेस्ट लग रहा है ना, जिसको हम हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। मतलब ब्याज पे भी ब्याज पे भी ब्याज, तो वो बढ़ करके काफी ज्यादा हो जाता है। तो लोन के नजरिए से देखोगे तो ब्याज बढ़ करके इंटरेस्ट बढ़ करके बहुत ज्यादा हो जाता है लोन का अमाउंट। कभी कभी लोग लोन लेकर के भूल जाते हैं ना, बैंक इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगाता रहता है, इतना ज्यादा बढ़ा देता है, परेशान होते हैं बाद में सुनकर के, अरे मेरा लोन इतना हो गया। या फिर आप पैसे रख करके बैंक में 5-10 लाख मिला कहीं से, आपने रख दिया, भूल गए, अचानक से आपको खुशी होती है अरे इतना ज्यादा मुझे सम ऑफ मनी मिला। तो दोनों में ही लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम सीधा अमाउंट का फॉर्मूला होता है, अमाउंट जो है वो आ जाता है P1 प्लस R टू द पावर T। T इज द टाइम पीरियड। तो यहां पर बच्चे जो तंजानिया में जो मॉडल लगाया गया था, तंजानियन गवर्नमेंट ने जो मॉडल लगाया था, उनके अकॉर्डिंग A हैज टू बी डबल ऑफ P, सो वी विल राइट जस्ट 2P and P is the principal sum of money, and what is our amount? Amount is going to be double in next 15 years, so A will be 2P. Rate we don't know, that we have to find, so you just make it underscore with red sign कि ठीक है मुझे ये निकालना है रेट, और टाइम है 15 years। अब कैसे सॉल्व करें, ये समझ में आया? जो मैंने मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनाई है सभी को आया समझ में? यस मैम। किसी को भी प्रॉब्लम तो पूछ लो, ठीक है। अब P कैंसिल हो जाएगा और 2 का पावर बन जाएगा 1/15 इज इक्वल टू 1 प्लस R। तो फिर R विल बी इक्वल टू 2 टू द पावर 1/15 माइनस 1। आपको ऐसे ही छोड़ देना है। या फिर दूसरा भी मेथड है, अगर 2 इज इक्वल टू 1 प्लस R टू द पावर 15 आ गया तो आप ln2 भी ले सकते हो, क्योंकि कभी कभी ना क्वेश्चन में बगल में ln2 की वैल्यू गिवन होती है, यूज ln2 इज इक्वल टू दिस, तब आप लॉग ले लेना। तो इधर आ जाएगा ln ऑफ 1 प्लस R टू द पावर 15, ln2 इज इक्वल टू 15 आ जाएगा साइड में इंटू ln ऑफ 1 प्लस R। तो ln ऑफ 1 प्लस R इज इक्वल टू ln2/15। तो 1 प्लस R इज इक्वल टू e टू द पावर ln2/15। एक प्रॉपर्टी आपको बता दें कि अगर y इज इक्वल टू ln x है तो x इज इक्वल टू e टू द पावर y लिख सकते हैं, दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं। e टू द पावर ln2/15 और माइनस नहीं, अभी तो लॉग ही हटाया ना, r इज इक्वल टू e टू द पावर ln2/15 माइनस 1। ऐसे भी आंसर आ सकता है। वैसे हम लोग बेस्ट आपको यही कहेंगे, जब कुछ नहीं लिखा हो तो आप इसी तरीके से आंसर यहीं तक निकाल करके छोड़ देना है, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना हमें अलाउड है नहीं कि हम 2 टू द पावर 1/15 की भी वैल्यू निकाल करके शो कर दें, जरूरी नहीं है। ठीक है बच्चे? क्वेश्चन किस बुक में है? इसी बुक में होगा कहीं पर, अब मुझे याद नहीं है, मैंने तो अपने नोट्स में लिख रखा है ताकि आपको एक्सपोनेंशियल। अब ये कैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, तो देखो ना, ए जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? टी पे डिपेंड कर रहा है। टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, क्योंकि पी तो फिक्स होगा, अब कोई भी इंसान जब मनी डालेगा तो वो तो फिक्स अमाउंट ऑफ मनी डालेगा, रेट भी फिक्स होगा। तो ए जो है वो टी पे डिपेंड कर रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ेगा ए की भी वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसलिए हम इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कैटेगरी में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये यस मैम आप एक बार ये ग्रीन कलर में जो आपने लिखा है लैब से एक बार समझा दीजिए। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट यस मैम। यहाँ देखो, 2p इज इक्वल टू P1 प्लस R टू द पावर 15 है। तो आपने पढ़ रखा है ना कि अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 होता है तो x इज इक्वल टू 25 टू द पावर 1/2 हो जाता है। जब ये पावर दूसरे साइड जाता है तो 1/1 करके जाता है।
तो ये जो 15 है, पहले तो p कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आर टू द पावर 15। मुझे r चाहिए, तो 1 प्लस आर इज इक्वल टू 2। 15 जब दूसरे साइड जाएगा, साइड चेंज होगा, तो 1/15, क्योंकि ये पावर में था। समझ में आ रही है बात? Yes. और r इज इक्वल टू 2, तो 2 टू द पावर 1/15 माइनस 1, दैट्स द आंसर। तो बच्चे आज ना कोकोआ वाला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आज के क्लास में मुझे लगता है इतना एनफ है। कॉन्सेप्ट्स तो मैंने सारे करा दिए, फिर भी एक क्लास और हम दे सकते हैं चैप्टर 2 पे, क्लास 3rd ऑफ चैप्टर 2, जिसमें क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत डिस्कस कर देंगे। कोकोआ शिप वाला जो है ना, क्या है? अच्छा सॉरी, चैप्टर 3 चल रहा है ना। हाँ, क्लास 3 ऑफ चैप्टर 3, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद से फिर हम लोग पीपी और फिर असाइनमेंट पे लग जाएंगे। ठीक है बच्चे? तो आज के लिए एक मिनट बता रहे, आज के लिए बच्चे बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जिनको कुछ भी पूछना है, कुछ भी डाउट है, तो वो बच्चे अभी रहेंगे मीटिंग में। अब हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय 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 बाय।